Okay, so 30 students, 30 participants, and we move ahead from where we left off last time. We were talking about हरितकी गुण. तो हरितकी में बहुत सारे डिसीजेस को हटा देने की क्षमता है. उसके बाद हरितकी उष्ण है, हरितकी अग्निवृद्धिकर है, हरितकी शोथनाशक है, ज्वरग्न है, बहुत उदरनाशक है. बहुत सारे डिसीजेस को कम करने की क्षमता है. सेम क्षमता आमलकी की भी है. आमलकी के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि तान गुणास्तानी कर्माणि विद्यात आमलकीषु अपि यानी उक्तानि हरितक्या वीर्यस्य तु विपर्यया. मतलब जो जो हमने हरितकी में बताया है, यानी उक्तानि हरितक्या तान गुणस्तानी कर्माणि विद्यात आमलकीषु अपि, वही गुण और कर्म आमलकी में भी जानने चाहिए. सिर्फ वीर्यस्तु विपर्ययः. हरितकी उष्ण वीर्य है, आमलकी शीत वीर्य. अतश्च अमृतकल्पानि विद्यात् कर्मभिर अदृशै हरितकी नाम शस्यानाम भिषग आमलकस्य च. हरितकी और आमलकी ये दोनों जो हैं ये वैद्य के लिए श्रेष्ठ दवाइयां हैं यूज करने के लिए, रसायन के लिए, क्योंकि ये रसायन की बात चल रही है. उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपको बता दिया था, चरकाचार्य ने कहा है एक कीवर्ड. चरकाचार्य ने कहा है, आपने लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया, तो इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कि ये चरकाचार्य ने कहा है. भले कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कभी कभी सुश्रुत का भी कुछ डाल देते हैं या वाग्भट का भी कुछ डाल देते हैं. एग्जाम के लिए ये लाइन जरूरी है कि चरकाचार्य ने कहा है, तो एक लाइन भी भर जाती है, 2 डॉट डाल देने का, एक लाइन भर जाती है और नीचे का ऑटोमेटिकली चरक के ऊपर चला जाता है. दीज आर सम ट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, तो आमलकी का संग्रहण कैसे करना चाहिए? शैल पर्वत से, हिमालय पर्वत से, नॉर्थ से करना चाहिए. वैसे नॉर्थ से भी कौन से जगह से करना चाहिए? जहां पर दिन में सूर्य आता हो, पवन चलती हो, छांव अच्छी तरह हो और सलिल मतलब पानी से परिपोषित झाड़ हो. योग्य काल में पकी. योग्य काल में पकी का मतलब है कि अब आमलकी के फल आने को 6-8 महीने लग जाते होंगे. तो योग्य काल में पकी, कम पका हुआ या ज्यादा पका हुआ नहीं लेना चाहिए. योग्य काल में पका हुआ लेना चाहिए जिसके रसादी उत्तम हो. तो इसका मतलब एक फल तोड़ो, एक फल तोड़ के चख के देखो कि आमलकी का आज हम कैसे संग्रहण करते हैं. संग्रहण मतलब ग्रहण करना, दवाई बनाने के लिए ग्रहण करना. आज हम कैसे संग्रहण करते हैं? आज हम उसकी बोटेनिकल ये देखते हैं, बोटेनिकल फीचर्स देखते हैं, उसका सोर्स देखते हैं, फिर उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, उसको हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से उसका कंटेंट्स देखते हैं. फिर हम उस आमलकी को दवा बनाने के लिए चूज करते हैं. लेकिन ये जो सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो भी आए हैं, ये तो अभी आए हैं, उस समय में तो नहीं थे. तो उस समय में वो क्या करते थे? उस समय में संग्रहण करने के लिए वो इन चीजों का उपयोग करते थे, ताकि जो अच्छा पका हुआ है, जिसको जो अच्छे एनवायरनमेंट में है, जिसका सोर्स अच्छा है, शैल पर्वत, जो दिखने में सड़ा गला नहीं लगता, जिसको किसी इंसेक्ट ने काटा हुआ नहीं है. आज भी जब हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं, जैसे बेर खरीदने जाते हैं या एप्पल खरीदने जाते हैं या फिर बैंगन बड़ा वाला खरीदने जाते हैं, तो व्हाट वी सी इज, कहीं उसमें कोई होल तो नहीं है. क्यों? क्यों होल हुआ है? तो इसका मतलब कोई इंसेक्ट अंदर गया है, तो हम खाते खाते शायद उसको भी खा जाएंगे. तो उसको कहते हैं निर्व्रण. निर्व्रण मतलब कि कोई होल या कोई काटा. आम का फल होता है, तो आम के फल में कभी कभी कैरी, कच्ची कैरी में कभी कभी काटा हुआ होता है कौवे ने. तो निर्व्रण होना चाहिए और अगध होना चाहिए. अगध मतलब विषैला नहीं होना चाहिए. ऐसे अभया और आमलकी का संग्रहण करें. ठीक है.
अब इसके बाद उन्होंने अलग अलग ये रसायन के कल्प बताने चालू किए। ये रसायन के कल्प जो हैं वो अभया और आमलकी, मतलब हरितकी और आमलकी, इन दोनों को सामने रख के या इन दोनों का कंटेंट जिसमें है ऐसे कल्प इन्होंने बताना चालू किए। रसायन अध्याय में जो भी कल्प आते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, 5 मार्क। 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये कल्प आ सकते हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन के लिए रसायन, वाजीकरण, हरितकी के गुण, या फिर एक क्वेश्चन में वो 3-4 चीजें पूछ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ प्रथम ब्राह्म रसायन। प्रथम ब्राह्म रसायन, प्रथम ब्राह्म रसायन मतलब फर्स्ट ब्रह्म रसायन। अब जैसे आपको कोई रसायन का कल्प शॉर्ट नोट पे आता है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द कंटेंट्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है हमको, हमको श्लोक बाय हार्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज मार्केट में ये कल्प नहीं मिलते। आज मार्केट में ये कल्प नहीं मिलते। आज वी हैव, चरक की बात करें तो हम 6-8 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। आज मार्केट में जो भी मिलता है दे आर डिफरेंट। आज च्यवनप्राश आपको मिल जाएगा चरक में, अगर रसायन कल्प जो है वो च्यवनप्राश आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ब्राह्म रसायन वगैरह नहीं मिलते मार्केट में। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट कि इन कल्पों के आप कुछ, जैसे कुछ कॉमन ये है वो बाय हार्ट कर ले। इसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। वी विल बी टेकिंग ओनली सम कल्प, सभी कल्प हम नहीं लेंगे। कुछ कल्प लेके हम उन कल्पों का एक अंदाज लेंगे कि वी विल जस्ट हैव अ जनरल आइडिया ऑफ हाउ अ कल्प इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन द एग्जाम। तो प्रथम ब्राह्म रसायन, प्रथम ब्राह्म रसायन में ये 5 अलग अलग, 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग पंचमूल हैं। 5 अलग अलग पंचमूल हैं, जैसे पुनर्नवादि पंचमूल, जीवनीय पंचमूल या जीवक आदि पंचमूल, बृहत पंचमूल, तृण पंचमूल और लघु पंचमूल। अब बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल ये तो उत्कृष्ट वात शामक है। बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल मिला के क्या होता है, दशमूल होता है, 10 प्रकार के मूल। तो ये तो आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती, शतावरी, ये जीवनीय गण है। जीवनीय गण के द्रव्य हैं, आपने लास्ट ईयर द्रव्य गुण में पढ़े होंगे। पुनर्नवादि तृण पंचमूल भी पता है, कृषक, कुशक, आशदर्भ, इक्षुदर्भ और शादी। सिर्फ पुनर्नवादि पंचमूल जो है वो अलग हैं। ये बड़े मूल हैं, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, पुनर्नवा, बला और एरंड। तो इनको याद रखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको श्लोक याद नहीं रहते तो यू शुड मेक अ नेमोनिक। नेमोनिक इज नथिंग, जैसे पायलट्स होते हैं तो पायलट्स क्या करते हैं, पायलट्स या ये सब याद कैसे रखते हैं, अल्फा, डेल्टा, चार्ली, तो ADC याद हो गया, ठीक है। ये PNR नंबर, जो अगर कभी आप फ्लाइट से जाओ तो PNR नंबर जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो भी ऐसे ही बोलते हैं, अल्फा डेल्टा चार्ली 03 एलिफेंट। तो इस तरह से अगर आप याद रखो तो वो ज़्यादा अच्छा याद रहता है। तो एक मैंने करके बताया है यहाँ पर, जैसे पुरानी जीन्स में ब्रूसली तृप्त लगा, वो पुनर्नवादि पंचमूल, जी जीवनीय पंचमूल, ब्रू बृहत पंचमूल, तृण पंचमूल और ल लघु पंचमूल।
तो ये 5 पंचमूल लेके प्रथम ब्राह्म रसायन बनता है। ठीक है, पुनर्नवाम, उद्गपर्णी, माशपर्ण, बला, एरंड ये पुनर्नवादी में आते हैं। जीवनीय में जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती, शतावरी में आते हैं, शतावरी आते हैं। बृहद पंचमूल में बिल्व, अग्निवंत, शोना, काश्मीरी, पाटला। लघु पंचमूल में शालपर्णी, बृहति, कृष्णपर्ण, कंटकारी और गोक्षुर। और तृण पंचमूल, तृण मतलब घास जैसे, घास जैसे कुश, काश, इक्षु, दर्भ और शाली। दर्भ तो सबने देखा हुआ है, इक्षु भी सबने देखा हुआ है। इक्षु मतलब ईख या शुगर केन। दर्भ, दर्भ सबने देखा हुआ है, जो यज्ञ के टाइम पे बड़ा बड़ा लंबा लंबा घास यूज करते हैं, वो दर्भ है। एंड यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल द्रव्य गुण डिपार्टमेंट। तो इसीलिए शायद कुश, काश और शाली भी आपने देखा हो। नहीं देखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएमएस में आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यू हैव टू गो आइडेंटिफाई, दैट इज ऑल। जब आप एमडी द्रव्य गुण करते हो, दैट टाइम यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ड्रग्स वेरी प्रॉपरली, बिकॉज उस टाइम पे इफ यू आइडेंटिफाई ड्रग्स, then you will be able to work in a pharmaceutical company, because आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। ठीक है, तो प्रथम ब्रह्म रसायन में ये सब चीजें लेनी है। लेके क्या करना है, इनका काढ़ा बनाना है, क्वाथ बनाना है। क्वाथ कैसे बनाना है, 10 गुना पानी लेके और 1/10 शेष बचाकर, मतलब इतना उबालना है कि 1/10 शेष बचा हुआ रह जाए। फिर उसके बाद उसमें 1000 हरितकी लेनी है और 3000 अमल की लेनी है। 1000 हरितकी और 3000 अमल की लेनी है। उनको उबाल के उनकी गुद्दी निकालकर उस गुद्दी को पीस लेना है। पल्प जो होता है बाहर का पल्प, वो पल्प निकालकर उस पल्प को पीस लेना है। क्वाथ में मिलाकर उसमें अन्य रसायन द्रव्य, अब ये अन्य रसायन द्रव्य जो होते हैं ना, ये भी बहुत टाइम कॉमन होते हैं। जैसे मंडूक पर्ण है, पिप्पली, शंखपुष्पी, मुस्ता, विडंग, वचा, नाग केशर, एला। एला मतलब इलायची। तो इनका चूर्ण मिलाकर, इन बाकी सब चीजों का चूर्ण मिलाकर उसमें शक्कर, तिल, घृत और मधु मिलाएं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के रसायन जो हैं, ये रसायन मीठे होते हैं। च्यवनप्राश सबने खा के देखा होगा, च्यवनप्राश मीठा होता है। तो मीठे च्यवनप्राश के लिए, या फिर मधुर रस का अगर आपको श्लोक याद होगा तो आजन्मसात्म्यात् कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। आजन्मसात्म्य और प्रबलम बलम, धातु को बलवान करने के लिए। और रसायन क्या करता है, धातुओं लाभोपायो ही शस्तानाम, रसादीनाम रसायनम। लाभोपायो ही शस्तानाम मतलब अच्छा कर देता है, सभी धातुओं को अच्छा कर देता है। तो इसीलिए उसमें मधुर रस आना एक्सपेक्टेड है। तो इन सब का पहले काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना के उसमें आमल की और हरतकी की गुद्दी को पीस के डालना है, और फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य करके अन्य रसायन द्रव्य डालने हैं। ये प्रक्षेप द्रव्य कहे जाते हैं। प्रक्षेप द्रव्य मतलब जिसको ऊपर से मिलाया जाता है, ऊपर से मिलाया जाता है। जैसे हमारे कैंटीन में हम पोहा खाते हैं, पोहा, तो पोहा के ऊपर प्रक्षेप करके क्या डालते हैं, वो धनिया की पत्ती डालते हैं। धनिया की पत्ती प्रक्षेप करके डालते हैं। तो ये प्रक्षेप द्रव्य हैं सब, मंडूक पर्ण, पिप्पली, शंखपुष्पी, मुस्ता, विडंग, वचा, नागकेशर, एला। तो इन प्रक्षेप द्रव्यों को मिलाकर इनके क्या डालते हैं, चूर्ण डालते हैं। फिर उसमें शक्कर, तिल, घृत और मधु मिलाते हैं। ये क्यों मिलाते हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी आ जाए इसलिए तिल और घृत मिलाते हैं, और मीठा हो जाए इसलिए शक्कर और मधु मिलाते हैं। फिर इस चीज को बहुत सारा मिक्स करके घृत लिप्त पात्र में संग्रहण करते हैं। घृत लिप्त, घृत लिप्त मतलब अंदर से घी लगाया हुआ पात्र। अंदर से घी क्यों लगाते हैं इस पात्र में, उसका कारण ये है कि अंदर से जब घी लगाते हैं तो ये जो पूरा ब्राह्म रसायन है, ये
उसके पात्र के अंदर चिपकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घी लगाया हुआ है, तो चिपकता नहीं। और इसको योग्य मात्रा में सेवन करें। मात्रा उपयोग कैसे करना चाहिए? रुग्ण के बल, रुग्ण की अग्नि, रुग्ण का वय, इसके ऊपर मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। और फिर ब्राह्म रसायन को खाना कैसे चाहिए? शाली चावल और दुग्ध के साथ खाना चाहिए। मतलब खाते हुए भी वो ये देख रहे हैं, शाली चावल जो होता है वो, जिसको षष्ठी भी बोलते हैं, 60 दिन में उगने वाला चावल, तो पुराण षष्ठी चावल के साथ और दूध के साथ खाना चाहिए। कारण यह है कि ये दोनों भी धातुओं को पुष्ट करने वाली चीजें हैं, तो इसीलिए। और ये दोनों शाली चावल और दूध ये सदा पथ्यकर द्रव्य में आते हैं। सदा पथ्यकर द्रव्य मतलब जिनको खाने से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो, या कोई भी डिसीज में, कोई भी चीज में पथ्य हो, ऐसे सदा पथ्यकर द्रव्य बताए हैं। सदा पथ्यकर द्रव्य कौन कौन से हैं? शाली चावल है, गेहूं है, दूध है, उसके बाद लौकी है, तो ये सब चीजें, मधु है, घृत है, ये सब सदा पथ्यकर, अंतरिक्ष जल है, ये सदा पथ्यकर द्रव्य में आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद आया तो ये 6 सदा पथ्यकर द्रव्य जो हैं, ये 6 सदा पथ्यकर द्रव्य आप कोई भी पेशेंट को दे सकते हो या कोई भी व्याधि में लिख सकते हो। तो ये सदा पथ्यकर द्रव्य और धातुओं को पोषण करने वाले द्रव्यों के साथ खाना चाहिए। तो ये हो गया प्रथम ब्राह्म रसायन। प्रथम ब्राह्म रसायन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिकॉज वी विल बी टेकिंग लेस नंबर ऑफ कल्प। कम कल्प लेने की वजह से हम इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। कोई भी कल्प को लिखना कैसे है? सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखना है कि प्रथम ब्राह्म रसायन, रसायन चिकित्सा, चरक चिकित्सा अध्याय 1 के रसायन अध्याय के अभयामलकीय रसायन पाद में वर्णित किया हुआ है। या फिर संदर्भ चरक चिकित्सा 1, नीचे वाले लाइन पे रसायन चिकित्सा अध्याय, नीचे वाले लाइन पे अभयामलकीय रसायन पाद। ठीक है, तो 3 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर वापस लिखना प्रथम ब्राह्म रसायन, रसायन के लिए उपयोग, रसायन के लिए उपयुक्त, फिर से एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना कंटेंट्स। अब कंटेंट्स में पहले ये लिखना पुनर्नवादी, जीवनीय, बृहद पंचमूल, तृण पंचमूल, लघु पंचमूल, 5 लाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स, पुनर्नवादी डैश, पुनर्नवादी नाम से ही पता चलता है कि पुनर्नवा आया है, तो पुनर्नवा, मुद्गपर्ण, माशपर्ण, बला, एरंड, या अगर एक दो याद भी नहीं आए तो पुनर्नवा, बला, एरंड इत्यादि। फिर उसके नीचे जीवनीय, जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती इत्यादि। बृहद पंचमूल ऐसे तो याद होने चाहिए, बिल्व, अग्निवंत, शोना, काश्मीरी, पाटला। तृण पंचमूल, कुशकाश, इक्षुदर्भ इत्यादि। लघु पंचमूल, शालपर्णी, बृहति, पुष्पपर्णी, कंटकारी, गोक्षु। तो यह आपका एक पेज भर गया। ये नीचे वाली लाइन वहां मत लिखना प्लीज। उसके बाद विधि, बनाने की विधि और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 1 नंबर, पूर्वोक्त द्रव्य का काढ़ा बनाएं। 2 नंबर, काढ़ा बनाने के लिए 10 गुना पानी में डाल के 10 गुना पानी। शांति राखो मारो भाई, बता गाड़ी लेक्चर ज्वाइन कर लेवा दे। हो गया? ओके, तो 10 गुना पानी में डाल के 1/10 बचा के। 3 नंबर, हरितकी और आमल की योग, अगर आपको याद नहीं आया 1000 और 3000, तो योग्य मात्रा में, ये एक बहुत की वर्ड है, योग्य मात्रा में हरितकी और आमल की को उबाल के उसकी गुद्दी निकालकर, 4 इस गुद्दी को पीस कर, 5 इस गुद्दी को पूर्वोक्त द्रव्यों के क्वाथ में मिलाएं या ऐड टू द क्वाथ। 6 ऐड प्रक्षेप द्रव्य। 7
लाइक मंडूक पर्ण, शंख पुष्पी, मुस्ता, विडंग, वचा, नागकेशर. नेक्स्ट मिक्स शक्कर और शुगर, तिल, घृत, मधु. 9th घृत लिप्त पात्र में संग्रहण. और 10 ये यहां हो गया, संग्रहण करके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. उसके बाद क्वांटिटी, मात्रा. तो द क्वांटिटी which has to be given to the patient should be proper quantity of the patient, depends on the agni, the bala and the vaya of the patient. फिर उसके बाद to be eaten with शाली and दुग्ध. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कि इससे लाभ क्या होता है. अब प्रथम ब्रह्म रसायन से लाभ क्या होता है? जो रसायन से लाभ होता है वही प्रथम ब्रह्म रसायन से लाभ होता है. तो रसायन का जो भी है, तो लाभोपायो हिशस्थानम रसादीनाम रसायनम श्लोक लिख के आप उसमें 2-3 लाइन लिख सकते हैं. तो अगर इस तरह से लिखे तो आप 5 मार्क के लिए आराम से 1.5 पेज लिख सकते हैं. आराम से 1.5 पेज. ठीक है. और इन दिस 1.5 पेजेस यू हैव नॉट डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक. आपने प्रथम ब्रह्म रसायन का वर्ड टू वर्ड जैसे पूछा गया है वैसे वर्ड टू वर्ड लिखा है. यहाँ पर ध्यान रखने की चीज एक और है कि जब हम एग्जाम लिखते हैं, जब मैं कल पेपर चेक कर रहा था, 3rd ईयर के पेपर चेक कर रहा था, तो 3rd ईयर के पेपर में हमने पूछा क्या है और लोगों ने लिखा क्या है. मतलब अगर मैंने पूछा है कि अर्धावभेदक और शंकक के लक्षण लिखिए, लक्षण लिखिए बोला है, तो उन्होंने लक्षण भी लिखा है, चिकित्सा भी लिखा है, द्रव्य भी लिखा है, सब लिखा है. और लक्षण उन्होंने बहुत छोटे से लिखे हैं, बाकी सब आलतू फालतू का लिख दिया है. तो इट इज सीन इन मेडिसिन दैट, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि इट इज सीन इन मेडिसिन दैट व्हेन यू आस्क वन थिंग, अगर हमने बोला बकरी पे निबंध लिखो या बकरी को डिस्क्राइब करो, तो लोग क्या करते हैं, बकरी को झाड़ से लेके बांध देते हैं और झाड़ को डिस्क्राइब करते हैं. तो दिस हैज टू बी अवॉइडेड, क्योंकि जब आपको मार्क्स दिए जाते हैं या जब कोई पेपर चेक करता है, एमसीक्यू तो होने वाले हैं नहीं, लेकिन ये 5 मार्क के या 15 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं, ये कैसे लोग चेक करते हैं. 2 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो ये पकड़ के चलते हैं कि इसमें 2 के 2 ही देने हैं इस बच्चे को, और अगर आपने ठीक से नहीं लिखा हुआ तब वो मार्क कम होते हैं. वेयरएज 5 मार्क और 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर ये पकड़ के चलता है कि इसको 3 मार्क देने हैं या इसको 8 मार्क देने हैं. अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो वो 8 से ऊपर चले जाते हैं. अगर आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ तो वो 8 से नीचे आ जाते हैं. वैसे ही 3 से ऊपर और 3 से नीचे. तो इफ यू वांट टू पास, यू हैव टू not only stick to the topic, but you have to detail on a topic in a way that you don't deviate from the question. You don't deviate from the question. जैसे प्रथम द्वितीय ब्रह्म रसायन का क्वेश्चन आया तो आप प्रथम ब्रह्म रसायन लिख के फायदा नहीं है वहां पर. लेकिन कोई भी चीज लिखेंगे तो संदर्भ, उसके बाद उसके संदर्भ के बाद उसके घटक, उसकी कृति, घटक इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्मॉल डिटेल, फिर उसकी कृति, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसका संग्रहण मतलब कैसे रखना है, फिर उसका सेवन कैसे करना है, मात्रा, और उसके लाभ. ये 5, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो हैं वो आपको हर रसायन और वाजीकरण कल्प में लिखने हैं. हर रसायन और वाजीकरण कल्प में. ठीक है. तो what we will do is, before we start द्वितीय ब्रह्म रसायन, we will take the attendance. I am posting the link in the chat box. Kindly give the attendance. अगर किसी का अटेंडेंस नहीं लगता है या अगर किसी को नेटवर्क की वजह से फाइनल कंफर्मेटरी पेज नहीं आता है, तो इसी चैट बॉक्स में आप आपका रोल नंबर डाल दीजिए. बस रोल नंबर डाल दीजिए, नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है.
ठीक है, तो नाउ वी मूव टू द द्वितीय ब्राह्म रसायन। अब प्रथम ब्राह्म रसायन और द्वितीय ब्राह्म रसायन, इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि प्रथम ब्राह्म रसायन में अग्नि का इस्तेमाल ज्यादा किया है, वेरेज द्वितीय ब्राह्म रसायन में अग्नि का इस्तेमाल कम किया है। तो अच्छा कौन सा है, जिसमें ज्यादा अच्छा किया हुआ है अग्नि का इस्तेमाल, या कम अच्छा किया हुआ है अग्नि का इस्तेमाल? तो अग्नि का जब कम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोग जिनकी खुद की अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, उसमें द्वितीय ब्राह्म रसायन ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, वेरे जिसकी अग्नि वीक है उसमें प्रथम ब्राह्म रसायन ज्यादा अच्छी से काम करेगा, क्योंकि आप पका पकाया चीज डाल रहे हो, वेरेज द्वितीय ब्राह्म रसायन में आप कम पकाया चीज डाल रहे हो पेट के अंदर। तो इसीलिए द्वितीय ब्राह्म रसायन में और प्रथम ब्राह्म रसायन में फर्क ये है कि अग्नि का इस्तेमाल द्वितीय ब्राह्म रसायन में कम किया हुआ है, कम चीजों को उबाला है, कम चीजों को बॉईल किया है। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू कैन मेंशन इन द्वितीय ब्राह्म रसायन, अग्नि का इस्तेमाल कम किया है। अब इसको बनाते कैसे हैं? संदर्भ, सेम संदर्भ आ जाएगा, अभयामल की रसायन पाठ, घटक द्रव्य। अब इसमें द्वितीय ब्राह्म रसायन में देखो, कम मतलब उष्ण वीर्य वाली चीजों को नहीं यूज किया है, तो इसीलिए द्वितीय ब्राह्म रसायन सिर्फ आमलकी से बनता है, सिर्फ आमलकी से बनता है। तो आमलकी की गुद्दी को रसायन चूर्ण के साथ, साथ नहीं साथ मिलाकर आमलकी लेनी है। कितनी मात्रा में लेनी है? योग्य मात्रा में, योग्य मात्रा में ली आमलकी की गुद्दी प्लस योग्य मात्रा में रसायन चूर्ण को साथ मिलाकर छाव में सुखा के रखते हैं, छाव में सुखा कर रखते हैं। सूखने के बाद राख के ढेर के नीचे, अब राख के ढेर के नीचे का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल है वहां पर अग्नि, अग्नि आएगी तभी राख होगी। तो एक पात्र में राख के ढेर के नीचे एक पक्ष तक, एक पक्ष मतलब 15 दिन, एक पक्ष मतलब 15 दिन तक रखकर फिर उसको निकाल लेते हैं और उसमें सुवर्ण रजत आदि भस्म मिलाए जाते हैं, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म आदि भस्म मिलाए जाते हैं। तो द्वितीय ब्राह्म रसायन जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है इसके लिए है, इसीलिए इसमें भस्मादि भी मिलाए जाते हैं, जबकि प्रथम ब्राह्म रसायन में कोई भस्म नहीं मिलाए जाते। ठीक है, संग्रहण कैसे करते हैं? संग्रहण वैसे ही करते हैं। अब ये चूर्ण फॉर्म में है, द्वितीय ब्राह्म रसायन जो है वो चूर्ण फॉर्म में है। देखो इसमें कहीं घी, शक्कर, ये चूर्ण फॉर्म में है। तो चूर्ण फॉर्म वाला जो है, ये सात्म्य का भी इसमें रोल आ गया कि जिसको मीठा पसंद है वो प्रथम ब्राह्म रसायन ले, जिसको मीठा पसंद नहीं है वो द्वितीय ब्राह्म रसायन ले। तो चूर्ण के फॉर्म में बनाकर फिर उसको एक पात्र में, इसमें घृत लिप्त करने का कोई जरूरत नहीं है, पात्र में रख कर उसका योग्य मात्रा में सेवन किया जाता है। लाभ क्या है? लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायन। तो इस तरह से द्वितीय ब्राह्म रसायन कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश की मेरी स्लाइड रेडी नहीं है, बट वी विल डिस्कस इनटू च्यवनप्राश, वी विल टेक च्यवनप्राश नेक्स्ट टाइम। ओके, सो च्यवनप्राश में एक्चुअली इसका एक स्टोरी है, च्यवनप्राश का एक स्टोरी है कि च्यवन नाम का एक ऋषि था, च्यवन नाम का एक ऋषि था जो बहुत बूढ़ा हो गया था। तो इस च्यवन, ये स्टोरी भी आप लिख सकते हैं जब च्यवनप्राश पूछा जाएगा, तो क्योंकि स्टोरी का भी वर्णन है। तो च्यवन नाम का जो ऋषि था वो बहुत बूढ़ा हो रहा था, उसको ताकत चाहिए थी, उसको खुद के धातुओं को पुष्ट करना था। तो इसीलिए च्यवनप्राश नाम का कल्प उसने ले लिया, या च्यवनप्राश नाम का कल्प उसने बनाया। च्यवनप्राश का बहुत लंबा श्लोक है, और च्यवनप्राश जो है ये आज की तारीख में मिलने वाला द्रव्य है।
तो च्यवन नाम के ऋषि ने इस च्यवनप्राश को लिया और लेने के बाद what happens is he becomes young again. उसमें फिर से स्फूर्ति आ गई, वो फिर से जवान दिखने लगा। तो इसीलिए इस कल्प को च्यवन प्राश बोलते हैं। च्यवन ऋषि ने प्राशन किया हुआ कल्प, च्यवन ऋषि ने प्राशन किया हुआ कल्प च्यवन प्राश। च्यवन प्राश के बहुत सारे अपभ्रंश है, जैसे कुछ कुछ लोग इसको च्यवन प्राश बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको चमन प्राश बोलते हैं, कुछ लोग इसको चरण प्राश बोलते हैं, कुछ कुछ लोग तो चमन प्रा और कुछ कुछ तो चरण प्रसाद भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका नाम च्यवन प्राश है, कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ से आगे व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अगले लेक्चर के बाद हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। उसका रीजन ये है कि इसके बाद जो भी वर्णन किया गया है ये कल्प कल्प ही है। तो कल्प कल्प में आई विल गिव यू द स्लाइड, but at the same time I will not discuss in detail because most of the kalpa are same, are for the same, लाभ सेम है, उसका सेवन करने की विधि सेम है, फिर उपयोग सेम है। और ये जो कल्प हैं इनका आई विल नॉट मेक द नेमोनिक ऑल्सो, मैंने एक नेमोनिक आपको बना के दे दिया, तो यू हैव टू मेक द नेमोनिक योरसेल्फ। च्यवन प्राश जरूर से 15 मार्क के लिए आ सकता है, मतलब रसायन के लाभ बताकर च्यवन प्राश का वर्णन कीजिए। तो एट दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन रसायन लाभ एंड च्यवन प्राश की ये संदर्भ और ये सब चीजें, जैसे हमने बताया था, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, संदर्भ घटक, संदर्भ रेफरेंस, घटक कंटेंट्स, कृति मेथड ऑफ प्रिपरेशन, संग्रहण मेथड ऑफ स्टोरेज, सेवन डोसेज, और लाभ फायदे, या लाभ को आप क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट्स। तो दिस इज हाउ वी राइट द, ये सब एग्जाम के लिए भी बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दीज लेक्चर्स विल बी अगेन रिपीटेड व्हेन कॉलेज स्टार्ट्स, तो इसीलिए एग्जाम के लिए भी साथ साथ ही बता रहा हूँ। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट एनी, और हर पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ना है, पॉइंट खत्म होने के बाद लाइन बदल देनी है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आना है। ये याद रखिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छा भी दिखना चाहिए और उसमें बाकी सब फालतू का भी चीज़ नहीं होना चाहिए, विच आई सपोज इवन यू मे बी राइटिंग, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कम है, बट सेकेंड ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज मी साइनिंग आउट, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। एंड जैसे ही अभयामल की रसायन पाठ खत्म हो जाता है, इसका जो स्लाइड है वो मैं मूडल में शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, थैंक यू।